Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में, डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो भाई धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो फाइनली चैप्टर हो गया है एंड, बहुत अच्छी और खुशी की बात है, और आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को मेरे साथ समझा। ठीक है, अब आ गई है टेस्ट की बारी। टेस्ट ऐसे नहीं, मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन है जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। तो इनकी बारी आ गई है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बट उससे पहले क्या कर दीजिए, अपना काम कर दीजिए, जो आपका काम है भाई, लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे क्लासेस के। ठीक है, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी, और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आके रेडी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ही क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट होता है ना एबीसी पार्ट, तो उसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज एग्रीकल्चर? क्या है एग्रीकल्चर? इतना हम पढ़ रहे हैं, कृषि, फार्मिंग और एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, तो क्या है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है भाई? कल्टीवेशन ऑन सॉइल हो गया, सॉइल का जो हम कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स वगैरह लगाते हैं, या हम इवन लाइफ स्टॉक को या कैटल को रेयर करते हैं, तो ये सब किसके अंदर आ जाता है? ये सब एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। भाई क्या है? साइंस और आर्ट है। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे साइंस भी जुड़ा है और आर्ट भी जुड़ा है। मैम ये साइंस और आर्ट कैसे हो गया? साइंस मतलब आप कैसे कैसे फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग है चीज़ों को लेके, है ना, कि क्या क्या साइंटिफिक मेथड्स भी होते हैं क्रॉप्स के लिए, क्या क्या फॉर्मुलेज आप यूज कर रहे हैं, है ना, कितना ध्यान रखें, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो क्रॉप्स, अच्छी क्रॉप उगे उसके लिए ध्यान रखी जाती है, उसके पीछे का पूरा विज्ञान पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गई, साइंस भी होती है और एक कला भी होती है, आर्टिस्टिक वे में होते हैं। आप कितना ध्यान रख रहे हैं, सिस्टमैटिकली परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होती है सिस्टमैटिक होती है। ऐसा तो है नहीं कि पहले फसल उग गई फिर बीज बो रहे, नहीं, हर चीज़ जो है प्रॉपर होती है। पहले जुताई होती है खेतों की, फिर उस पर बीज लगाए जाते हैं, है ना, उसके बाद बीज बढ़ते हैं, उनका इरीगेशन होता है, उनमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर छिड़का जाता है। तो ये क्या है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चीज़ें चल रही हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर है साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को रेज करना, और रेयरिंग लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने कहा भाई, सिर्फ फार्मिंग करना नहीं आता एग्रीकल्चर के अंदर कि आपने क्रॉप्स लगा ली, आप अगर लाइफ स्टॉक रेयर कर रहे हैं तो ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। साथ में आप सॉइल का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये क्या है, आपका एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो बेसिकली ऑल इन ऑल समझते हैं कि भाई द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट में लिख दो भाई, एग्रीकल्चर कहलाता है ना। हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। हमें ऐसे घटक या फैक्टर्स बताने, ऐसी चीजें बतानी जो किसको इम्पैक्ट डालती है, एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट डालती है। मतलब एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, अगर हम फार्मिंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या क्या चीज़ें ध्यान देंगे कि भाई एग्रीकल्चर में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे क्लाइमेट कैसा है, किसी फसल के लिए वहाँ की मिट्टी की टोपोग्राफी कैसी है, स्थलाकृति कैसी, मतलब मिट्टी किस लायक है, फर्टाइल सॉइल है या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब उसकी क्वालिटी या फर्टिलिटी इतनी अच्छी ना हो सकता है उस क्रॉप के अकॉर्डिंग। जैसे हमने देखा था कि भाई राइस उगता है एलुवियल सॉइल में, कॉटन को चाहिए ब्लैक सॉइल, तो हमने ये चीज़ देखी थी ना कि सबको सेम नहीं चाहिए, सबको अपनी अपनी अकॉर्डिंग क्या चाहिए, सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए। तो हम ये भी देख सकते हैं, हमें क्लाइमेट भी देखना होता है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें जो इम्पैक्ट डालती है, किस पे इम्पैक्ट डालेगी, एग्रीकल्चर पे, तो वो हमें बताना है। तो नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, तो हमें फैक्टर्स बताने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, टोपोग्राफी ऑफ सॉइल। भाई टोपोग्राफी ऑफ सॉइल मतलब जो मिट्टी की स्थलाकृति, फर्टिलिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, डिग्रेड मतलब मिट्टी एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रखी, मतलब अपर लेयर ऐसा नहीं खराब है, वो जो है पेड़ों को उगाने लायक उसकी इतनी अच्छी क्षमता नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है मिट्टी की, अच्छी है, उस फसल के लायक वो मिट्टी है या नहीं। मतलब अगर काली मिट्टी तो उसमें कौन सी फसल ग्रो हो सकती, तो उस लायक वो मिट्टी है या नहीं।
ठीक है। देन क्लाइमेट भी देखा जाता है, मौसम, हम बोलते हैं ना ठंडी के सीजन की क्रॉप्स होती है, गर्मी के सीजन की क्रॉप्स होती है, रेनी सीजन की क्रॉप्स होती है। तो ये क्या है, क्लाइमेट, कौन से क्लाइमेट में कौन सी फसल उग सकती है, तो ये भी इम्पैक्ट डालता है ना। ठीक है, तो अच्छे से समझ जाओ कि क्या है, क्या क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली। तो भाई सॉइल हो गया, मिट्टी कैसी है, हमने पढ़ा था ना, जैसे एलुवियल सॉइल चाहिए किसी क्रॉप के लिए या ब्लैक सॉइल चाहिए किसी क्रॉप के लिए, इस टाइप का हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही क्लाइमेट भी इम्पैक्ट डालता है कि भाई रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप चाहिए, या हाई विंटर हो, अच्छी तेज विंटर हो तो कौन सी क्रॉप उगेगी, या तेज गर्म मौसम हो तो कौन सी क्रॉप उगेगी, ये हमने पढ़ा था, मेजर क्रॉप्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, What is shifting cultivation? What are its disadvantages? Shifting cultivation क्या होता है? Shifting cultivation याद आ रहा है, शिफ्ट करते हुए चलना, मतलब ऐसा नहीं कि हम शिफ्ट कर रहे हैं और कल्टीवेशन करते जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन याद है, उसको और क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हमने देखा था ना कि कैसे जो एरिया को, मतलब पहले बड़ा सा ऐसा एरिया लिया जाता है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बहुत अच्छी मतलब हैवी रेनफॉल वाला एरिया हो, जहाँ की वेजिटेशन बहुत जल्दी रिन्यू होती हो, बहुत अच्छी हरियाली हो, तो वहाँ पे छोटा सा एरिया को चुना जाता है, उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है उस एरिया को। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, ऐश बना दिया जाता है। देन उस राख पे उसमें जो सॉइल रहती है, उसमें प्लांट्स वगैरह जो सीड्स हैं वो ग्रो करने के लिए, ताकि उस एरिया में खेती हो सके, उसको एज अ मतलब फर्टिलाइजर ही कह लीजिए, फर्टिलाइजर भी नहीं बोलेंगे, एज अ मतलब आप क्रॉप ग्रोन करें तो वो अच्छा रहता है क्रॉप के लिए, बहुत अच्छी क्रॉप अच्छे से उगे तो उसके लिए वो जो प्रोसेस वो करते हैं अच्छी रहती है। अगर वो जो मिट्टी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी खो देती है क्योंकि वहाँ आग लग चुकी होती है, ऐश के साथ फिर बीज वगैरह करके खेती होती है, देन जब मिट्टी की फर्टिलिटी खो जाती है तब वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। कौन शिफ्ट कर जाते हैं भाई, जो फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मर्स। तो ये क्या हो जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बाकी हम इसको और अच्छे से यहाँ समझते हैं, चलिए। This cultivation is the form of agriculture in which a plot of land is cleared by felling the trees and by burning them. क्या होता है भाई, ट्रीज को क्या करते हैं, काटा जाता है और जलाया जाता है। ठीक है, पहले तो क्या करते हैं, छोटा मतलब एक प्लॉट लेते हैं लैंड का, उसको खाली किया जाता है। खाली कैसे करेंगे, पेड़ अगर है, पेड़ अगर क्या है, पेड़ होने ही चाहिए, पेड़ है तो क्या है, उसके बाद वो लोग काटेंगे पेड़ों को। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, जला देंगे वहाँ के पेड़ों को काटेंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, जला देंगे। फिर जो राख होगी, एशेस बोलते हैं जिसको, राख होगी, उसको मिक्स किया जाता है सॉइल एंड क्रॉप्स जिसे उगानी है। मैंने बताया था ना अभी जस्ट आपको आंसर शो होने से पहले कि भाई क्या करते हैं, जो एशेस है, जो राख है, उसको मिक्स किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है किसके साथ, सॉइल के साथ और क्रॉप्स के साथ। जो ऐश है, एक बार यहाँ लिख देती हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐश, ठीक है, फिर इसके साथ प्लस करके सॉइल, फिर जो क्रॉप है, इन तीनों को यहाँ पे मिक्स किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, द एशेज आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स आर ग्रोन, है ना, जिस क्रॉप को उगाना है उसको मिट्टी और ऐश के साथ मिक्स किया जाता है। क्यों किया जाता है, आफ्टर द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, मतलब इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ पे क्या है, दोबारा से रिन्यू हो जाती है वेजिटेशन, है ना, वहाँ वो लैंड पर्टिकुलर उस फसल के लिए अच्छा होता है। देन क्या हो जाता है, जब आग लग जाती है, मतलब वो ऐश कर लेते हैं, सब कुछ चीज़ें मिला देते हैं यहाँ पे, फिर क्रॉप ग्रो हो जाती है। देन उसके बाद जब मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो दूसरी जगह वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये बेसिकली शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये उनका अपना तरीका है, टेक्निक है जो वो अपनाते हैं फार्मर्स। तो क्या है, after the soil loses its fertility the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot। मैंने जैसे कि बताया कि जब क्या हो जाता है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देती है, अपनी फर्टिलिटी लॉस कर देती है, तो लैंड क्या हो जाता है, लैंड हो जाता है अबंडन, खाली हो जाता है, अबेंडन हो जाता है लैंड। ठीक है, एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। फिर कल्टिवेटर क्या करते हैं, वो नए प्लॉट में चले जाते हैं और वहाँ भी सेम प्रोसेस करते हैं कि ट्री को काटते हैं, पहले प्लॉट सेलेक्ट करते हैं, भाई कितना एरिया होना चाहिए, ट्री को कट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जला देंगे, राख बन जाएगी, राख में जो है सीड जो है क्रॉप मिक्स कर लेंगे, देन सॉइल मिक्स हो जाएगी, फिर वो फसल उगेगी। फिर जब मिट्टी की फर्टिलिटी चली जाएगी तो क्या करेंगे, उस एरिया को खाली करके नए प्लॉट में शिफ्ट हो जाएंगे। और इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्या, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और अदर कंट्री में क्या कहते हैं,
अदर कंट्री में क्या कहते हैं वो मुझे कमेंट में फटाफट से बताइए। मैंने बताया था ना, जैसे मलेशिया में क्या कहते हैं, है ना, या आपको ब्राजील में क्या कहते हैं, मलेशिया ब्राजील का बताइए, फटाफट मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, याद है या नहीं मैं भी तो देखूं। अब हमें इसके डिसएडवांटेज बनाने, नुकसान बताने, नुकसान क्या है। लार्ज एक्सटेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ऑब्वियसली हम बोल ही रहे ना कि पेड़ों को काटा जाता है, कितनी गलत बात है। इससे पहले तो हम यही सीखते हुए आए हैं। इससे पहले अगर आपने चैप्टर्स देखे हैं, जिन्होंने नहीं देखे तो पुरानी वीडियोस देखिए, फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वहां पे देख के आपको समझ में आ जाएगा कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। भाई प्रकृति में भी नुकसान होता है, ठीक है, साथ में लैंड भी डिग्रेड होता है, सॉइल भी डिग्रेड होती है डिफॉरेस्टेशन से, ठीक है, जो बैलेंस है पूरा एनवायरमेंट भी इम्बैलेंस होता है। तो नहीं देखी तो पुरानी वीडियोस जरूर चेकआउट करें, देखिए तो और अच्छे से यहाँ समझ में आएगा। कैसे भाई ये क्या हो रहा है। अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें, स्लैश एंड बर्न मेथड की बात करें, जहाँ पे बात ही आ रही जलाने की, जो पेड़ों को जलाया जाता है, काटा भी जाता है और जलाया भी जाता है, तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं। डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ों की कटाई से लैंड भी खराब होगा, मिट्टी भी खराब होगी, वातावरण में भी ऊपर नीचे इम्बैलेंसेज होंगे, ठीक है, जानवरों के लिए भी बेकार है भाई, वो रहते हैं, उनका घर होता है, उन्हें शेल्टर मिलता है, ठीक है। इट लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड सॉइल लॉस, जैसे कि मैंने बताया सॉइल इरोजन भी होता है, सॉइल का लॉस भी होता है। क्यों नहीं होगा? जब पेड़ों को काटा जाएगा, वहाँ पे पूरी मिट्टी जब जला दिया जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा, तो पेड़ों में जब पेड़ों को पानी मिलता है, रेनफॉल से मिलता है, या अगर हमने अपने एरिया में लगाया वहाँ पे पानी दे रहे हैं तो अंडरग्राउंड भी जाता है, तो मिट्टी को मॉइस्चर है, मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए अच्छा रहता है नहीं, नमी बरकरार रखने के लिए अच्छा रहता है नहीं। पानी क्या हमें नहीं चाहिए? बिना पानी की कैसी हालत हो जाती है हमारी, स्पेशली जब हम खेल के आते हैं, कुछ ऐसा फिजिकल वर्क करके आते हैं, तो ऐसे ही क्या पेड़ों को नहीं चाहिए होता? तो भाई जब पेड़ काट देंगे तो सॉइल की भी, जो सॉइल तक जो पानी पहुंच रहा है अंडरग्राउंड, वो भी नहीं मिलेगा सॉइल को, तो सॉइल इरोज होगा, सॉइल खराब होगी, सॉइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर जाएगी, ठीक है। तभी हमने पढ़ा ना पीछे कि क्या था कि पहले वो लैंड पे आते हैं भाई, ऐश वगैरह मतलब वो राख करेंगे, उसमें क्रॉप मिलाएंगे, सॉइल मिलाएंगे और क्रॉप ग्रोन होगी, उसके बाद मिट्टी जब अपनी फर्टिलिटी खो देगी तो चलते बनेंगे। तो यानी समझ में आ रहा है ना कि ये खराब है, ये बेकार प्रोसेस है ना। तो ये डिसएडवांटेज है, कुछ नुकसान है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वॉट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? याद है? आ रहा है कुछ याद? यस लिखिए या नो लिखिए, क्या आ रहा है? और याद आ रहा है तो थोड़ा बहुत सही, गलत से गलत ही सही, जैसे कि मैं हमेशा सिखाती हूँ कि अपने नॉलेज को अप्लाई करें। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। नॉलेज को क्या करें? अप्लाई करें, ठीक है। प्लांटेशन क्या होता है? चलिए देखते हैं प्लांटेशन। It is a type of commercial farming where a single crop like tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton is grown. सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है प्लांटेशन में। प्लांटेशन में क्या होता है? प्लांटेशन में, इसको हटा देते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। सिंगल क्रॉप, एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, कोई सी भी हो सकती है। जैसे हम देखेंगे टी हो गई, कौन सी हो गई भाई? टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, शुगर कैन हो गया, कैशो हो गया, रबर हो गया, बनाना हो गया और कॉटन हो गया, ये ग्रो किया जाता है। तो प्लांटेशन मतलब ऐसी कमर्शियल फार्मिंग जिसमें सिंगल क्रॉप ग्रो होती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मैम ये कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? बट मैम बहुत अच्छे से समझा चुकी डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। चलो सब्सिस्टेंस अभी हटा दो, बट कमर्शियल क्या है? मैंने बताया था ना, जहाँ पे कॉमर्स या कमर्शियल आ जाए तो उसको हम किससे रिलेट कर सकते हैं? भाई हम ट्रेड की बात कर सकते हैं उससे। मतलब एक ट्रिक मैंने बताई थी कि ऐसे आप याद कर सकते हो, जहाँ कॉमर्स ऐसा आ जाए तो ट्रेड मतलब पैसों के पर्पज से, मॉनेटरी टर्म्स में, अर्न करने के पर्पज से, है ना, अर्न करने के पर्पज से, जहां आपको क्या मिल जाए? मॉनेटरी टर्म्स मतलब पैसों के लिए। तो अगर ये क्रॉप्स ग्रो हो रही तो इनको बेचा जाएगा मार्केट में और अच्छी खासी जो है इनसे कमाई होगी, अर्निंग होगी। तो कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो पैसों के लिए होती है ऑब्वियसली, ताकि मार्केट में बेचे, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें। इट इज अ कैपिटल and labor intensive farming. The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories which highly demands the development of a good transport network. क्या होता है इसमें? इसमें होता है कि कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, ठीक है। कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अच्छी खासी कैपिटल भी चाहिए होती है, मतलब पैसा चाहिए होता है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोसेसिंग होगी, प्रोड्यूस मतलब जो फाइनली जो निकलेंगे, जब इनको हार्वेस्ट करा जाएगा, काटा जाएगा, तो जो प्रोड्यूस होगा वो फार्म में ही होता है। और इन
या तो नियर बाय फैक्ट्रीज में होगा, या पास की कोई फैक्ट्रीज है वहां पे इनको प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन के निकलेगा वो वहां पे करा जाएगा, या तो फार्म में हो जाएगा या नियर बाय या आसपास की फैक्ट्रीज में, ठीक है। विच हाईली डिमांड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो क्या डिमांड करती है कि भाई अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो, पहले तो गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। भाई अगर फार्म में करा रहे हैं, अगर हम वहीं पर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर हम कहाँ ले जा रहे हैं, हम जो आसपास की नियर बाय फैक्ट्रीज में ले जा रहे हैं या फिर उससे वहाँ पहुँचा रहे हैं मार्केट तक, तो क्या चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए। पता चले मैंने फसल उगा के रख ली भाई, मैंने जो है कटवा ली, कटाई करवा ली भाई कि मैंने काट ली, ग्रीन जो टी हो गया, शुगर कैन हो गया, जिसकी भी यहाँ लिखी जो भी फसल है, सिंगल क्रॉप मैंने उगाई, प्लांटेशन किया है, बट मार्केट में जाने का मेरा मतलब कोई गुड नेटवर्क ही नहीं है मार्केट तक पहुँचाने का, ट्रांसपोर्टेशन का कोई अच्छा नेटवर्क ही नहीं है, तो मैं अपने पास रख के क्या करूँगी भाई, जब मैं इसको मार्केट तक नहीं पहुँचा सक रही या फैक्ट्रीज तक नहीं पहुँचा सक रही, तो मैं अपने पास रख के क्या करूँगी। तो क्या है भाई प्लांटेशन, प्लांटेशन वो है जो सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसमें अर्निंग होती है, पैसों की जाती है ताकि मार्केट में बेचा जाए और अच्छी खासी अर्निंग, और इसमें गुड ट्रांसपोर्ट का अच्छा मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। फाइबर क्रॉप्स हमें बतानी है, कौन सी हमने पढ़ी थी। एक अगर मैं बता दूं तो जूट मैंने बताई थी, ठीक है, जिसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, याद आया। दूसरी कौन सी है वो मुझे बताइए, तब तक आंसर देखते हैं। भाई हमें क्या बताना है, ये क्रॉप्स का नाम तो हम बता ही रहे हैं कि भाई कॉटन है या जूट है, बट इसके हमें क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी चाहिए होती है। जैसे हमने देखा था कि भाई किसी में गर्म मौसम चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, या किसी में मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है, ये सब याद है, हमने पढ़ा था, याद ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब क्या है, द फाइबर क्रॉप्स आर कॉटन एंड जूट। भाई फाइबर क्रॉप्स कौन सी, जूट तो मैंने बताई दी थी, और कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर एज फॉलोज। फेवरेबल से आपको क्या समझ में आता है, जो हमारे फेवर में है ना, हमारे साथ है, तो ऐसी हमें कंडीशन बतानी है जो भाई इन क्रॉप्स के फेवर में हो, ताकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो पाए। मैंने बताया था ना, काली मिट्टी में जैसे कौन सी वो होती है, क्रॉप होती है, कॉटन चाहिए होता है, ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छे से होता है, या अगर राइस है तो उसमें एलुवियल सॉइल चाहिए, है ना, ये सब हमने पढ़ा था ना। यानी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, कैसी मिट्टी चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, कॉटन का देखते हैं। It requires high temperature, light rainfall, 2 and 10 frost-free days and bright sunshine for its growth. क्या क्या चाहिए इसमें, देखिए सबसे पहले जो चाहिए इसमें अच्छा टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर मतलब जैसे गर्मी, अच्छा गर्म चाहिए, हाई टेम्परेचर हो, रेनफॉल लाइट चाहिए, मतलब ज़्यादा रेनफॉल ना हो, एक लाइट नॉर्मल लेवल की रेनफॉल चाहिए। लाइट हम बोलते हैं ना, मैं लाइट खाऊंगा आज, मैं लाइट खाना खाऊंगा, मतलब लाइट मतलब जो है रोशनी वाले लाइट बत्ती वाला नहीं, मतलब कम, तो कम रेनफॉल चाहिए। और टेम्परेचर कैसा चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। हम पढ़ते हैं ना इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इतना फ़ारेनहाइट, जैसे हम बोलते हैं 48 डिग्री अभी चल रहा है, गर्मियों में चलेगा टेम्परेचर, तो यानी हाई टेम्परेचर। अगर माइनस में चला गया तो यानी बहुत लो टेम्परेचर, तो ये सब है ना, तो आप समझ जाइएगा। तो हाई टेम्परेचर चाहिए, और कैसी रेनफॉल चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, ठीक है। 210 मतलब 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, मतलब ऐसे कोई नमी या ऐसी कुछ ठंडापन ऐसा ना हो, ऐसे इससे फ्री डेज चाहिए जिससे नमी ना आए, है ना, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। और सनशाइन कैसी चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, सूरज की किरणें अच्छी और ब्राइट होनी चाहिए। किसकी ग्रोथ के लिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉटन की। तो कॉटन की ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात की जाए तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, रेनफॉल लाइट रेनफॉल, 210 दिन कैसे चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, और कैसे चाहिए, मतलब ब्राइट सनशाइन, अच्छी खासी सनशाइन चाहिए, तब जाके फसल जो है अच्छे से ग्रो करेगी। किसकी बात कर रहे हैं हम कॉटन की बात करें, कपास की बात करें। ये क्या है, ये एक फाइबर क्रॉप है, ये मत भूलिएगा, क्वेश्चन ही फाइबर क्रॉप कौन सा ये पूछा है, ठीक है। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ना पहले ही, जब सॉइल का हम एग्रीकल्चर का पढ़ रहे थे कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे है, या सॉइल की टोपोग्राफी, तो वही वाली बात आ गई। ये तो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। अगर सॉइल की स्थलाकृति या सॉइल की टोपोग्राफी, कैसी सॉइल चाहिए, तो जैसे कैसी चाहिए भाई, कॉटन के लिए ब्लैक चाहिए और एलुवियल सॉइल चाहिए। आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कॉटन कैसा होता है, व्हाइट होता है, रुई कैसी होती है, कपास व्हाइट दिखता है ना, अगर आपको याद है ना, व्हाइट होता है, तो उसके लिए मिट्टी काली चाहिए। ऑपोजिट आप ऐसे याद कर सकते हैं, जस्ट छोटी सी ट्रिक है। तो ब्लैक सॉइल चाहिए और एलुवियल सॉइल चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जूट की बात की जाए,
इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कैसा चाहिए इसको भी हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइक कॉटन की तरह जूट को भी हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना, और रेनफॉल बट हैवी चाहिए। कॉटन में हमने पढ़ा था लाइट, कॉटन में कैसी रेनफॉल हमने पढ़ी थी, लाइट चाहिए। यहां पे क्या चाहिए, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड मतलब उमस वाला क्लाइमेट, चिपचिप जिसमें गर्मी सी रहती है, तो ऐसा क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड सा। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल, ये एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है, जिसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी ऐसी कुछ कहते हैं, तो एलुवियल सॉइल में अच्छे से होते हैं। देखिए याद रखिएगा, दोनों फाइबर क्रॉप, चाहे कॉटन हो चाहे जूट हो, दोनों ही किस में ग्रो कर रही है, एलुवियल सॉइल दोनों को चाहिए। पीछे अगर हम देखें, पीछे अगर हम यहाँ देखें अगर, तो इसको भी एलुवियल सॉइल चाहिए, यहाँ पे इसको भी एलुवियल सॉइल चाहिए। बट कॉटन को अगर हम ऐसा कलर से इमेजिन करें कि कॉटन वाइट रूई सी होती, तो उसको ब्लैक मिट्टी भी चाहिए, यानी ब्लैक सॉइल भी चाहिए। और जूट को क्या बोलते हैं, अब भी जस्ट मैंने बताया था, जूट को और क्या बोलते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, जूट को और क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं ना, गोल्डन फाइबर। जूट को और क्या बोलते हैं हम, जूट को बोलते हैं हम गोल्डन फाइबर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। चलिए तो देख लीजिए, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल इसमें भी चाहिए, एलुवियल सॉइल इसमें चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना, ये फाइबर क्रॉप्स है, जूट एंड कॉटन, ठीक है। समझ में आया तो लाइक कर दो, फटाफट से शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो। चलो, टिक द करेक्ट आंसर। अभी मुझे कमेंट में फटाफट करेक्ट आंसर आप लोग टिक करके बताएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी। हमें पूछा है हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, क्या होता है हॉर्टिकल्चर का मतलब, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर, या प्रिमिटिव फार्मिंग को कहते हैं, या वीट को जब ग्रो किया जाता है, ग्रोइंग ऑफ वीट, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जल्दी बताइए फटाफट, 2 सेकंड है आपके पास, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करने का, फटाफट बताओ। जो इसका आंसर है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जब ऐसी खेती, ऐसी फार्मिंग जिसमें जो फ्रूट उगाए जाते हैं, है ना, साथ में वेजिटेबल्स की भी हो, मतलब फ्रूट या वेजिटेबल जो भी, उनकी फार्मिंग को, उनकी खेती को क्या कहते हैं, उनकी फार्मिंग, उनकी खेती को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर आप देख रहे हैं ना कोई वेजिटेबल्स उगा रहा है या फ्रूट्स उगा रहा है, तो आप बोलेंगे हॉर्टिकल्चर, तो लगेगा अरे वाह पता है इनको, ठीक है, किसने बताया, कोमल मैम ने बताया, तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, गोल्डन फाइबर रिफर्स टू, अब भी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में जूट हम पढ़ रहे थे तो बताया ही था मैंने, तो याद आ गया होगा, जूट को कहते हैं, किसे कहते हैं, जूट को कहते हैं, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, ठीक है। कैसा दिखता है ना, जूट के बैग होते हैं तो गोल्डन कलर के रेशे होते हैं, आपने देखा होगा येलो गोल्डन में, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जूट बोला तो इसे गोल्डन फाइबर, अगर क्वेश्चन आ गया जैसे इसमें आया, ये आया क्वेश्चन कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो आप याद करें जूट का बैग वगैरह ये सब, तो याद आ जाएगा आपको कि हाँ गोल्डन जैसा होता है, तो यानी गोल्डन किसको बोलते हैं, जूट को, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर यानी जूट। चलिए, ग्रीन सिग्नल भी आ गया, आगे बढ़ते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी, कॉफी का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, जो कॉफी, मतलब ऐसा नहीं कि लीडिंग पूछा है, टॉप पे, 1 पे, ऐसा नहीं कि बाकी कंट्री या कुछ और नहीं करती होगी, लीडिंग टॉप पे कौन सा है, इंडिया है क्या, रशिया है, ब्राजील है, क्या है, जो कॉफी का लार्जेस्ट, या सॉरी लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वो है ब्राजील। कौन है, ब्राजील। कैसे याद रखेंगे इसको इजीली, जैसे कॉफी का सी हो गया ना, तो अगर लीडिंग पूछा है तो बी से याद रख लेना भाई कि सी बी, ब्राजील, बी से ब्राजील, सी से कॉफी। तो जैसे पूछे ना लीडिंग कौन है, तो याद कर लेना सी का लीडिंग, तो मैम ने बी कुछ बताया तो बी से आपको जैसे दिख जाएगा। अगर भूल गए हो, वैसे तो नहीं भूलना चाहिए, बट अगर भूल गए तो इन कह सकते इमरजेंसी केसेस में एकदम से माइंड में याद रहे तो ब्राजील, बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गिव रीजंस, हमें रीजंस देने, कारण बताने अब, है ना। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, भारत में जो कृषि है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, प्रथम एक्टिविटी, प्रथम लेवल की एक्टिविटी है। क्यों है, वैसे भी हम कहते हैं ना भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, तो क्यों है भाई प्रिमिटिव एक्टिविटी। चलिए देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, देखते हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। कितनी, 2/3, 2/3 जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, किस पे डिपेंड करती है, भारत की एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और मैं बोलती ही हूँ कि भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ऑब्वियसली 2/3 जो हिस्सा है जो पॉपुलेशन का,
वो क्या किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, still depends on agriculture. We all know that agriculture includes growing of crops, fruits, vegetables, flowers and rearing livestock. इसीलिए प्राइमरी एक्टिविटी में यही सब तो आता है, क्रॉप्स को ग्रो करना, वेजिटेबल्स को ग्रो करना, एनिमल्स को जो है लाइव स्टॉक्स को रियर करना. लाइव स्टॉक मैंने बताए थे क्या होते हैं लाइव स्टॉक, फटाफट कमेंट में बताओ, ये तो पता ही होगा, कहीं बार मैंने बताया. ठीक है, तो क्या हो गया, वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर क्या क्या इंक्लूड करती है भाई, जिसमें क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स उगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, फ्लावर्स, और जब लाइफ स्टॉक को भी रियर किया जाता है तो इसीलिए होता है जो है इसे एग्रीकल्चर कहते हैं. बट प्राइमरी क्यों है, इसे प्राइमरी एक्टिविटी क्यों माना है, ये रीज़न है. और इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं कि 2 से 2/3 जो है पॉपुलेशन, जनता 2/3 पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है भाई, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है. किसकी बात कर रहे हैं हम, हमसे क्वेश्चन ही हमारे भारत देश का पूछा है, प्यारे प्यारे भारत का पूछा है, तो हम उसका आंसर दे रहे हैं. तो लाइव स्टॉक में क्या क्या आ जाता है, मैंने क्वेश्चन किया था. लाइव स्टॉक में आपको आ जाएगा भाई गाय, भैंस, बकरी, भेड़, है ना, काऊ, बफेलो, शीप, गोट. ठीक है, चलिए आगे चलते. डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स. इसका भी हमें क्या बताना है, रीजन्स पूछा है. ये स्टेटमेंट है कि भाई जो अलग अलग क्रॉप्स है अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में अलग अलग ग्रो होती हैं. ऐसा क्यों, कश्मीर में एक अलग फल या सब्जी मिलेगी, साउथ साइड एक अलग फल या सब्जी मिलेगी. मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं होती, सब जगह भी हो सकती है, कहीं कहीं जगह कुछ है, कहीं कहीं जगह कुछ नहीं है. बट ऐसा क्यों, क्यों ये जो अलग अलग क्रॉप्स है ग्रोन होती है अलग अलग रीजन्स में, इसका रीज़न क्या है, देखते हैं इसका रीज़न. Different crops are grown in different regions because growing of crops depends upon the geographical conditions, demand of produce, labor and level of technology. क्या क्या भाई, सबसे पहले जो है हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल कंडीशन. जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, वही जो क्लाइमेटिक कंडीशन कह लीजिए कि भाई कहीं ठंड ज़्यादा है तो वहाँ पे ये क्रॉप उगेगी, कहीं गर्मी, जिस क्रॉप को गर्मी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, तो वो क्रॉप को वहाँ उगाया जाएगा. जहाँ पे एक क्रॉप को हैवी रेनफॉल चाहिए तो वो क्रॉप उस एरिया में लगेगी. तो जियोग्राफिकल कंडीशन, भूगोलीय कंडीशन कह लीजिए, वो क्या है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सब चाहिए होता है सबसे पहले. फिर प्रोड्यूस की डिमांड कितनी है, अगर किसी एरिया में, किसी राज्य में चावल ज़्यादा खाया जाता है, चावल की खपत बहुत होती है, तो वहाँ पे वही फसल का ज़्यादा उगाया जाएगा. ठीक है, तो एक रीज़न ये भी है. लेबर कैसे है, लेबर वहाँ अवेलेबल है या नहीं पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, किस टाइप की तकनीक आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो है फसलों को लगाते कि भाई अगर हमारे पास ये अच्छी टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, और इस टेक्निक से हम ये स्पेशली अच्छी क्रॉप उगा सकते हैं जिससे अच्छी अर्निंग हो या नीड हो. ठीक है, तो वो भी उगाया जा सकता है. तो पहली क्या होगी, ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी होगी, जैसे कि मैंने बताया कहीं बारिश, किसी फसल को ज़्यादा बारिश चाहिए, किसी क्रॉप को कम बारिश चाहिए, किसी क्रॉप को अच्छा हाई टेम्परेचर चाहिए, किसी को बिल्कुल ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए. हमने देखा था क्लाइमेट कैसा कैसा डिफर करता है, तो वो डिफाइन करता है. या सॉइल कैसी चाहिए, एलुवियल सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, ब्लैक या रेड सॉइल भी रहती, वो चाहिए. तो ऐसा अलग अलग हम देखते हैं. ठीक है, डिमांड क्या है, अगर वहाँ पे कहीं पे कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा है, राइस की डिमांड ज़्यादा है, कहीं वीट ज़्यादा खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, फिर क्या होगा भाई, टेक्नोलॉजिकल लेवल. तो ये हम इंडिया की भी बात करें, ऐसी ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस फसल की क्या नीड है, किस क्रॉप की क्या नीड है, या टेक्नोलॉजी उनके पास कैसी है, कंडीशन कैसी है उनके देश की क्लाइमेटिक, वो सब डिफाइन करता है. ठीक है, चलिए समझ में आया तो फटाफट लाइक कर दीजिए भाई. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस बताना है. किन के बीच में डिफरेंस बताना है हमें, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी एक्टिविटीज के बीच में. ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी याद है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. इसके बीच में एक और आता है सेकेंडरी, बट अभी हमसे क्वेश्चन ही पूछा है सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी का डिफरेंस हमें बताना है. तो चलिए देखते हैं. Primary activities are those activities which are associated with the extraction and production of natural resources. Natural resources का extraction, उनको खोद के निकालना, ठीक है, या उनका प्रोडक्शन करना, वो हो जाती है हमारी क्या, प्राइमरी एक्टिविटीज़. नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हमने बोला ना, जैसे हम फार्मिंग वगैरह करना, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है. नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है, सॉरी, प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है. ठीक है, देखिए, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो भी हमें नेचर से मिलता है वो क्या हो गया, वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, जिसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं. मिनरल्स वगैरह हो गया, एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं.
निकालते हैं ना ज़मीन से खोद के, या कोई भी फसल या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जो भी हो गया, हम जो है हमें डायरेक्टली मिलता है, हमें नेचर से मिलता है, तो ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाता है। तो बस इसका क्लियर कट मतलब यही है कि वो एक्टिविटीज़ जो एसोसिएटेड रहती है, किसके साथ जुड़ी हुई होती है, या तो एक्सट्रैक्शन हो या उसका प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो रहा हो, ठीक है। टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? Tertiary activities are those activities which provide support to primary and secondary activities through services। कौन सी एक्टिविटीज में, मतलब अगर ऐसी एक्टिविटी जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, सहायता देती है, सर्विसेज प्रोवाइड करके। सर्विसेज हमने कौन सी देखी थी, जैसे बैंकिंग हो गई, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गई, कुछ इस टाइप के याद आ रहे हैं आपको एग्जाम्पल? अगर एक दो एग्जांपल तो याद आ रहे तो बैंकिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, इस टाइप की सर्विसेज प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जब जो है एक्टिविटीज़ को मिलती, तब जाके वो आगे उनका जो है बेचा जाता है ना, या वो मार्केट में आती, तब जाके तो जो है अर्न करता है फार्मर या जो सेल करता है उस प्रोडक्ट को। तो प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को जो एक्टिविटी सपोर्ट करती है, सर्विसेज प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है, वो क्या हो जाती है, टर्शरी एक्टिविटी। तो क्या डिफरेंस है? प्राइमरी एक्टिविटी मतलब भाई जो एक्सट्रैक्शन हो रहा हो नेचुरल रिसोर्सेज का, या प्रोडक्शन हो रहा हो, वो हो गई हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी जब प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी को सपोर्ट कर रही हो और सर्विसेज प्रदान कर रही हो, प्रोवाइड कर रही हो, तो हो गई टर्शरी एक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब हमें डिफरेंस बताना है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग में। सबसिस्टेंस फार्मिंग का तो एग्जाम्पल भी हमने लिया था, फार्म इन इंडिया टॉपिक पढ़ा था, तो उससे कुछ याद आया कि वो जो किसान था, उसकी मुन्ना लाल नाम था उसका, याद आ रहा है अगर? तो उसकी कैसी कंडीशन थी, वो किस टाइप की फार्मिंग कर रहा था, और इंटेंसिव फार्मिंग का डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जैसे कि मैंने कहा, ये की इतने लेवल की जाती है कि बस हमारी, अगर मैं फार्मर हूँ, मैं किसान हूँ, मेरा जो है 10-12 लोग का परिवार है, जॉइंट फैमिली, जितनी भी जो भी लोग हैं, तो मैं बस उनकी नीड हो जाए, पूरी फैमिली का 1-2 टाइम का खाना हो जाए, इतना हमारा मतलब घर चल जाए, इतनी कमाई करने लायक मैं वो करूँ, फार्मिंग करूँ। ज़्यादा मुझे कहीं मार्केट में बेचना नहीं, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है कि भाई क्रॉप्स उगानी है और खूब सारा मुझे और ज़्यादा पैसा अर्न कर रहा है, नहीं। मेरा ऐसा है कि बस मैं भाई सेटिस्फाइड हूँ, बस मेरा घर खुश रहे, मतलब 2-4 टाइम का खाना हो जाए मेरा बढ़िया सा, स्पेशली 2 टाइम का, और चलती रहे चीज़ें, थोड़ी सी फ्यूचर के लिए बची रहे, इतना मेरे लिए इनफ है, ज़्यादा लालच मुझे नहीं है, छोटे से लैंड में मैं काम चला लूँगा। तो ये क्या हो गई? ये हो गई भाई सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। इट्स डन जनरली ऑन अ ट्रेडिशनल बेसिस यूजिंग लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर। इसमें कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है? जब लो लेवल की हो रही है, लो लेवल मतलब कम लेवल की हो रही है, जब ज़्यादा हमें ज़रूरत ही नहीं, तो हम हाई लेवल की टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करेंगे? सबसिस्टेंस का मतलब यही कि आप जब अपने घर चल जाए उतने जितनी आप फार्मिंग कर रहे हैं, जब उतनी जितनी आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का तो कोई मतलब इतनी नीड ही नहीं है, तो आप लो लेवल टेक्नोलॉजी से भी काम चला सकते हैं, छोटे लैंड से भी काम चला सकते हैं, कम लेबर में भी आपका काम हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? जनरली सबसे पहले तो स्टार्टिंग से बढ़ते हैं इस टाइप की फार्मिंग को, जो भाई मीट करता है, नीड्स किसकी? अपनी फैमिली की नीड्स को मीट करने के लिए ये फार्मिंग होती है, ठीक है, जनरली होती है। और ये ट्रेडिशनल बेसिस पे होती है, ठीक। कैसे होती है? जनरली डन ऑन ट्रेडिशनल बेसिस। इसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और हाउस होल्ड लेबर, घर के ही लेबर, घर के ही औरत आदमी है और एक भाई, कोई बच्चा है, अगर थोड़ा मतलब यंग है, वही लोग आपस में काम करके खेती बाड़ी कर लेते हैं। स्पेशल बहुत ज़्यादा ऐसे लेबर की ज़रूरत मजदूरों को नहीं लाना पड़ता कि उनको पैसे दो फिर मजदूर चाहिए खेती के लिए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए होता। अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर रेज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जैसे कि मैंने बताया, लैंड भी कैसा चाहिए? स्मॉल। हर चीज़ इसमें क्या चाहिए अगर इसकी बात की जाए तो? हर चीज़ स्मॉल, लो, लेस, हर चीज़ इसमें। अगर सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात की जाए तो लो, लेस, स्मॉल। सबसिस्टेंस, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, सब्सट्रैक्शन होता है कि माइनस करना, कम करना, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, ट्रिक जैसी है जो अब भी जिस मेरे माइंड में है कि ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने लिखा ना कि स्मॉल, लो और लेस, तो आप इससे जान सकते हैं कि भाई सबसिस्टेंस यानी सब्सट्रैक्शन, कम करना है ना, इसमें हर चीज़, प्लॉट भी कम चाहिए, टेक्नोलॉजी भी लो लेवल की चाहिए, ठीक है, और जो फार्मर है उसकी ज़्यादा ऐसी नीड भी नहीं, लो नीड में उसका काम चल रहा है कि बस फैमिली का जो है गुजारा चल जाए, इतना हो, ठीक है। और
बट इसमें ये अच्छा है कि आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी की जो खेती बाड़ी कर सकते हैं, ये भी स्मॉल है, स्मॉल प्लॉट है, स्मॉल क्वांटिटी की खेती बाड़ी है, बट वैरायटी की आप कर सकते हैं क्रॉप्स, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसमें एक एक्सेप्शन या कह सकते हैं इसमें अलग बात ये, सब कुछ लो और लेस है, बट आप क्रॉप्स ऐसा नहीं कि एक ही उगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप फसल जो है अलग अलग फसल, वैरायटी की फसल उगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ फसल्स आप, क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हैं। बाकी चीज़ें लो है, टेक्नोलॉजी लो चाहिए, ठीक है। कह सकते हैं लेबर भी आप हाउस होल्ड लेबर से काम चला सकते हैं, स्पेशल इतने कोई लेबर्स लाने की ज़रूरत नहीं है। प्लॉट एरिया जो लैंड एरिया भी आपको कम में काम चल जाएगा, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है देखते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग ओनली वेयर अ फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। ये किसकी टाइप की होती है, सबसिस्टेंस टाइप की होती है। ये जो होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग की, लगभग भाई बहन जैसी कह लीजिए, भाई या बहन जैसी बहन कह लीजिए, उसकी जैसी होती है। इसमें क्या होता है, ओनली वेयर अ फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, इसमें भी स्मॉल लाया, इसमें भी क्या है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, यूजिंग सिंपल टूल्स, ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें थोड़ा सा लगी हो गया, जिसको मैं येलो से कर देती हूँ, मोर लेबर, मजदूर थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसमें क्या चाहिए होता है, मजदूर थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं। इसकी तरह प्लॉट भी कम चाहिए, इसी की तरह क्या है, टूल्स भी ज़्यादा सिंपल ऐसे ही चाहिए, ज़्यादा हाई लेवल टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बट लेबर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसमें तो ऐसा था कि भाई हाउस होल्ड के लेबर से भी काम चलाते, घर के अगर कोई औरत आदमी कुछ जो है काम हेल्प करा सकते हैं, वो इतने केपेबल है, तो उनके साथ भी मिलके खेती का काम हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे मोर लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए। This type of farming is common in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia, ठीक है। कहाँ कहाँ पॉपुलर है भाई, जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया हो। थिकली पॉपुलेटेड एरिया मतलब अच्छी खासी जनता हो, पॉपुलेशन हो, उस एरिया में ये फार्मिंग होती है, इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। उस एरिया में वाली फार्मिंग होती है इंटेंसिव, जहाँ पे जो है कम लैंड भी चलेगा, कम प्लॉट भी चलेगा, साथ में टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा हाई लेवल की ज़रूरत नहीं, बट जो है लेबर ज़्यादा चाहिए पड़ते, मजदूर ज़्यादा चाहिए पड़ते। और ये कहाँ होती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, थिकली पॉपुलेटेड एरिया में इंटेंसिव फार्मिंग होती है। और कहाँ को होती है, कौन से रीजन में हो गया, साउथ हो गया, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में, ठीक है। एशिया का कह लीजिए साउथ हो गया, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में ये होती है इंटेंसिव फार्मिंग। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बता दीजिए। इसी के साथ बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत भी जो कन्फ्यूजन रह गया होगा याद हो गया होगा। बाकी आने वाली क्लास में हम एमसीक्यूज़ करेंगे, तो और भी अच्छे से बहुत मज़े के साथ चीज़ें जो है सॉल्व होंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि कैसे 100% फ्री आपको अवेलेबल है, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेगी। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन, आपको पता चलेगा कि क्लासेस कब कब है। ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।